इंग्लिश ग्रामर के अंदर 150 टाइप्स के प्रपोजिशंस होते हैं, जिनमें से 70 टाइप्स के प्रपोजिशन कॉमनली यूज किए जाते हैं। तो अगर आपने 70 टाइप्स के प्रपोजिशन को अच्छे से समझ लिया तो इसका मतलब ये होगा कि आपने सारे के सारे प्रपोजिशंस को समझ लिया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रपोजिशंस के बारे में बात करने वाले हैं। हे गाइस, माय नेम इज फातिमा एंड यू आर वाचिंग लर्न इट इज इंग्लिश बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज के डे 13 में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है प्रपोजिशंस। तो प्रपोजिशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको खुद ही पता होगा कि प्रपोजिशंस के बिना किसी भी सेंटेंस का सेंस निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रपोजिशंस के बारे में समझेंगे, प्रपोजिशन की फॉर्म समझेंगे, साथ ही साथ प्रपोजिशन के जो सबसे मेन एग्जांपल्स है इन, ऑन एंड एट, उसके बारे में भी हम, जिसमें बहुत सारे लर्नर्स भी कंफ्यूज होते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एक रिक्वेस्ट और करूंगी कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना कर सको। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं डे 13 को, जिसका नाम है प्रपोजिशन। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं गाइस। तो डेफिनेशन कहता है, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आपके अंदर थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस लो हो रहा हो कि बहुत हार्ड है, इंग्लिश बहुत हार्ड है। आई नो कि आप एक लैंग्वेज सब्जेक्ट सीख रहे हो तो आपको थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप इस सीरीज से कंप्लीट होने के बाद आप इंग्लिश ग्रामर सीख जाओगे। बस आपको पूरी वीडियोस को पूरा देखना है। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं प्रपोजिशन की। प्रपोजिशन इज अ वर्ड। प्रपोजिशन एक वर्ड है दैट कनेक्ट्स, जो कनेक्ट करता है। किसको कनेक्ट करता है? नाउन्स, प्रोनाउंस और फ्रेजेस। नाउन को, प्रोनाउन को या फिर फ्रेजेस को कनेक्ट करता है। टू किस में कनेक्ट करता है? टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, यानी कि किसी सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन के फिर दूसरे फ्रेजेस के साथ उन वर्ड्स को कनेक्ट करता है, उसे कहते हैं प्रपोजिशन। प्रपोजिशन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स नाउन, फ्रेजेस और प्रोनाउंस टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। बेसिकली एक सेंटेंस के अंदर नाउन, प्रोनाउन या फिर और किसी फ्रेज को कनेक्ट करता है दूसरे शब्दों के साथ, उसे हम कहते हैं प्रपोजिशन। अब ये क्या कहना चाहता है वो हम समझेंगे, लेकिन आप उससे पहले सेंटेंस ही समझिए तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। मार्कर इज डैश माई हैंड। अब इस सेंटेंस द मार्कर इज माई हैंड, अब यहाँ पे बीच में डैश को पूरा करना है। तो सपोज कीजिए कि मेरी हथेली में पेन रखा है, मैं कहूँ कि द मार्कर इज माई हैंड। अब मुझे बताना है कि इस पे कौन सा सेंटेंस लगेगा। तो मार्कर इज ऑन माई हैंड, तो पर है, किस पर है? तो ऑन माई हैंड, मेरे हाथ पर है, इसलिए यहाँ पे हम ऑन लिखेंगे। द मार्कर इज ऑन माई हैंड। तो मैंने, लेकिन आपको यहाँ पे एक गलती नहीं करनी है कि आपको ट्रांसलेशन की, हिंदी ट्रांसलेशन के जरिए से आंसर नहीं निकालना है, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि आप एक ही वर्ड होता है लेकिन उसके लिए आप दो दो प्रीपोजिशन यूज करते हैं। आपको ट्रांसलेशन का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको हर एक चीज समझनी है ताकि आप अच्छे से डाउट क्लियर कर सको। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल है आई एम। अच्छा, इसका पहले बता दो, द मार्कर इज ऑन माई हैंड, यानी कि मैंने कहा कि जो मार्कर है या फिर जो पेन है वो मेरे हाथ में है, यानी कि जब किसी सरफेस की बात हो रही होती है तब हम ऑन का यूज करते हैं। उसी के साथ आई एम डैश द रूम, मैं रूम के अंदर हूँ, यानी कि जब किसी खास जगह की बात हो रही है, उस एरिया के अंदर मैं हूँ, तो हम इन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इन लिखूंगा, आई एम इन द रूम, तो यहाँ पे हमने इन का इस्तेमाल किया। ओके, प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? प्री प्लस पोजिशन। प्री का मतलब होता है पहले और पोजिशन का मतलब होता है जगह। प्रीपोजिशन इन दोनों से मिलकर बना है प्रेपोजिशन। इसका मतलब होता है प्लेस बिफोर, मतलब पहले आता है। ये हर चीज में नाउन, प्रोनाउन या किसी फ्रेज में सबसे पहले आता है प्रीपोजिशन। ठीक है, तो इस हमने अब तक प्रीपोजिशन की डेफिनेशन देख ली, कुछ सेंटेंस देख लिए। आगे हम और भी सेंटेंसेस की बात करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले आपको समझना जरूरी है प्रीपोजिशन की फॉर्म्स। तो आइए देखते हैं प्रीपोजिशन की फॉर्म्स। इसमें भी दो कैटेगरीज होती है। पहला होता है वन वर्ड प्रीपोजिशन, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। सबसे ज्यादा यूज होने वाला वन वर्ड प्रीपोजिशन होता है। इसमें बहुत सारे आते हैं, यहाँ मैंने कुछ ही लिख के रखे हैं, इन, एट, ऑन, फॉर, विद एक्सेट्रा। ये वन वर्ड प्रीपोजिशन में आते हैं, यानी सिर्फ इनमें एक ही वर्ड का यूज किया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन।
कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन में 2 या 3 वर्ड से जब मिलकर कोई प्रोपोजिशन बनता है तो उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, इन फ्रंट ऑफ, अकॉर्डिंग टू, फॉर अ व्हाइल, इंस्टेड ऑफ, एक्सेट्रा। तो ये सारे आपके कॉम्प्लेक्स प्रोपोजिशंस है। ज्यादातर मैंने जैसे पहले ही बताया, वन वर्ड प्रोपोजिशन सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं कुछ सेंटेंसेस की तरफ। सो पहला सेंटेंस है, द बुक इज डैश द टेबल। जैसे बुक कहाँ रखी है, किसी चीज के ऊपर रखी है, किसी सतह पे रखी है, सरफेस पर रखी है, तो यहाँ पे हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। द बुक इज ऑन द टेबल। आई एम कमिंग डैश जनवरी। जनवरी एक मंथ का नाम है और आप मंथ की बात करते हो तो भी आप इनका ही यूज करते हो, तो यहाँ पे भी हम इनका यूज करेंगे, आई एम कमिंग इन। ओके, तो ये तो की हमने वन वर्ड प्रिपोजिशन की बात। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है, अभी तो हमने वन वर्ड प्रिपोजिशन की बात की, अब नेक्स्ट जो सेंटेंसेस है उसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रिपोजिशन की बात करेंगे। द गार्डन इज इन फ्रंट ऑफ द मॉल। सिट डाउन, बैठ जाओ, फॉर अ वाइल, सिट डाउन फॉर अ वाइल। तो ये थे कुछ सेंटेंसेस जो हमने देखे। अब हम बढ़ते हैं प्रिपोजिशन के टाइप्स की तरफ, कि प्रिपोजिशन कितने टाइप्स के होते हैं। सो गाइस, अगर प्रिपोजिशन के टाइप्स की बात की जाए तो वो 3 तरह के होते हैं। बेसिकली वो ज्यादा भी टाइप्स के होते हैं, आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको और ज्यादा मिलेंगे, लेकिन जो मेन जो 3 टाइप्स होते हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं, इसलिए मैंने भी उन्हीं की बात की है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले होता है प्रिपोजिशन ऑफ टाइम, जो समय बताते हैं, या जो समय के लिए, ऐसे प्रिपोजिशन जो समय के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, in, on, at, ago, before, since, for, by, to, within, during, after, etc. यहाँ पे बहुत सारे, अभी मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ। प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस या प्रिपोजिशन क्या होता है, उनमें इन, ऑन, एट जो टाइम में भी आता है और प्लेस या फिर पोजिशन में भी आता है। अंडर, बिहाइंड, बिटवीन, बिसाइड, नियर, एक्सेट्रा। अब प्रिपोजिशन ऑफ मूवमेंट या फिर डायरेक्शन की बात की जाए तो to, onto, down, over, into, from, towards, etc. अब एक एक करके हम सबके बारे में समझते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। प्रिपोजिशन ऑफ टाइम, इन, ऑन, एट सब में कॉमन होता है मोस्टली। इनके बारे में मैं आपको भी सेपरेट कंपैरिजन करके भी बताने वाली, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगो, अगो का मतलब होता है कि जब हम किसी निश्चित समय से पहले की बात कर रहे होते हैं तब। तो सेंटेंस है, ही लेफ्ट द हाउस एन आवर अगो, यानी कि वो घर से 1 घंटे पहले निकला था। फिर है बिफोर, बिफोर मतलब इसका भी, बिफोर का भी मतलब पहले होता है और इसका भी मतलब होता है कि आप किसी निश्चित समय से पहले की बात कर रहे हो। ही केम हियर बिफोर 10 o'clock, वो यहाँ 10 बजे से पहले आया था। सिंस, सिंस का मतलब, सिंस का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहे होते हैं। जैसे कि आई हैव बीन टीचिंग सिंस 12 PM, मैं 12 बजे से पढ़ा रही हूँ। तो 12 PM आपका एग्जैक्ट टाइम है, इसलिए हमने सिंस का इस्तेमाल किया। इसी तरह से फॉर हम ड्यूरेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आई हैव बीन टीचिंग सिंस 5 hours, मैं 5 घंटे से पढ़ा रही हूँ, यानी कि सिंस में आपको एग्जैक्ट टाइम मिलता है, पता चलता है, और फॉर में आपको एग्जैक्ट टाइम पता नहीं होता। इट्स 4:45, मतलब हुआ कि 4:45 बज रहे हैं, तो यहाँ पे हमने टू का यूज किया। कम बैक बाय 5 o'clock, 5 बजे से 5 बजे तक घर पर आ जाओ, या फिर 5 बजे तक आ जाओ। तो किसी निश्चित समय की हमने बात की कि इस समय तक आ जाओ, तो हमने बाय का इस्तेमाल किया। ये तो थे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अब हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या प्रीपोजिशन के एग्जांपल्स भी देखते हैं। तो इसमें आएंगे इन, ऑन, एट, अंडर, बिहाइंड, बिटवीन, बिसाइड, नियर, एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब इनके एग्जांपल भी देख लेते हैं। द बुक इज बिसाइड द नोटबुक, यानी कि जो किताब है वो नोटबुक के बगल में है। बिसाइड मतलब बगल में, फिर चाहे वो राइट हो या फिर लेफ्ट हो। एक बार इन सबको मीनिंग समझ लीजिए। अंडर का मतलब होता है नीचे, जब कोई चीज नीचे हो तो आप अंडर का यूज करते हो। बिहाइंड मीन्स पीछे, बिटवीन मीन्स बीच में, बिसाइड यानी बगल में, जैसा मैंने बताया राइट हो या फिर लेफ्ट, बगल में। नियर मतलब पास में, एक्सेट्रा। अब सेंटेंसेस देखते हैं। द बुक इज बिसाइड द नोटबुक, बुक नोटबुक के बगल में है। द बुक इज नियर द टेबल, बुक जो है वो टेबल के पास है, यानी कि थोड़ी सी दूरी पर है, जिसे हम पास कहते हैं, उसके लिए हम नियर का यूज करते हैं।
अब हम बात करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट्स की या फिर डायरेक्शन की। तो इसमें हम यूज करते हैं टू, ऑन टू, डाउन, ओवर, इनटू, फ्रॉम, टुवर्ड्स एक्सेट्रा। अब इसी के हम सेंटेंसेस देख ले तो आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रही हूँ। ओके, ही पुट द जग ऑन टू द टेबल, उसने जग टेबल पे रखा। He put the jug onto the table. Pour the water into the glasses. ग्लासेस में पानी डालो। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे आपके प्रोपोजिशन ऑफ मूवमेंट के या फिर डायरेक्शन भी कह सकते हो। ये कुछ एग्जाम्पल थे आपके प्रोपोजिशन ऑफ प्लेस या पोजिशन भी कह सकते हो। और ये एग्जाम्पल थे आपके प्रोपोजिशन ऑफ टाइम के। तो ये थे टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इन, ऑन एंड एट का कंफ्यूजन दूर करूंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है जो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रोपोजिशन ऑफ प्लेस। पहले प्लेस की बात कर लेते हैं, बाद में टाइम की भी बात करेंगे। तो टाइम के लिए ये साइड, इस साइड का हम बाद में देखेंगे, पहले हम इस साइड पे फोकस कर लेते हैं। प्लेस जब जगह हो, लेकिन जब जगह बड़ी हो तो उसके साथ हम इन का यूज करते हैं। और जब प्लेस की ही बात की जाए, लेकिन जब जगह छोटी हो, कोई स्मॉल जगह की बात हो, तो हम ऑन का यूज करते हैं। और जब बहुत छोटी जगह की बात की गई हो तब हम एड का यूज करते हैं। ठीक है, टाइम को मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसके बाद, इससे पहले मैं कुछ सेंटेंसेस आपको बताना चाहती हूँ इनके, फिर ऑन और फिर एड के भी हम देखेंगे। इन यूज करते फॉर बिगर प्लेस एंड फॉर इनक्लोज स्पेस, यानी कि जब जगह बहुत ही ज्यादा बड़ी हो, और या फिर इनक्लोज स्पेस होता है, यानी कि जब कोई जगह से सारी जगह, सारा रास्ता सब बंद हो, उसे हम कहते हैं इनक्लोज शेप। सो इन दिल्ली, दिल्ली एक बड़ी जगह है, बड़ा शहर है। इन द रूम, रूम एक इनक्लोज शेप स्पेस है जो कि दीवारों की वजह से कवर हो जाता है, इसलिए वो इनक्लोज है। इन द गार्डन, इन द बिल्डिंग, इन द कार, इन द टैक्सी। और कार और टैक्सी का एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि क्या होता है ना कि कार और टैक्सी जो भी होती है वो भी कवर होती है, इनक्लोज होती है। ठीक है, तो ये की हमने इनकी बात। अब हम करते हैं ऑन की बात। ऑन की बात करें तो मैंने पहले ही बताया था कि ऑन जो है, जब किसी सरफेस की बात हम करते हैं तब हम ऑन का यूज करते हैं, जैसे कि ऑन द फ्लोर, ऑन द रूफ, ऑन द वॉल, ऑन द रोड, ऑन द थर्ड फ्लोर, माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर, ऑन द बस, ऑन अ ट्रेन एक्सेट्रा। ठीक है, अब एड की बात कर लें तो एड बहुत ही किसी स्पेसिफिक पॉइंट की आप बात कर रहे हो तो भी आप एट का यूज करते हो। एट द बस स्टॉप, एट द डोर, एट द एंट्रेंस, एट द क्रॉस रोड, एट होम। क्रॉस रोड मतलब होता है चौराहा, जहाँ चार रास्ते मिलते हैं उसे क्रॉस रोड कहते हैं, और हिंदी में उसे चौराहा कहते हैं। ठीक है, एट होम घर पे। तो ये तो की हमने प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की बात। अब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की भी बता दो। तो बता देते हैं कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में क्या होता है। जब आप ऐसे किसी टाइम की बात कर रहे हो तो आप इन बोलते हो, जब आप किसी स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हो तो आप ऑन बोलते हो, और जब बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक यानी एग्जैक्ट टाइम की बात आप कर रहे हो तो तब आप एट का यूज करते हो। अब जैसे हमने इनके इन, ऑन और एट के एग्जाम्पल देखे, वैसे हम टाइम के भी देख लेते हैं। सब बारी है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की, उन, इन, ऑन और एट की। ठीक है, तो इन का यूज होता है मंथ्स, ईयर्स, कंट्रीज एंड लॉन्ग पीरियड्स, यानी कि जब आप महीनों की बात करते हो, सालों की, देश की, तो आप इनका यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल इन जून, इन विंटर, इन 2002, इन द पास्ट, यानी कि भूतकाल में। ओके, ऑन, अब ऑन का यूज हम करते हैं डे या फिर डेट्स के लिए। ठीक है, ऑन मंडे, ऑन संडेज, ऑन दिवाली। फेस्टिवल्स के लिए भी आप ऑन का यूज करते हो। ऑन 6 जून 2010। ठीक है, यहाँ पे डेट्स थी, ईयर थे, तो भी हमने ऑन का यूज किया। अब एट को ज्यादा ही स्पेसिफिक हो तो एट 6:30, एट बेड टाइम, एट मिडनाइट, एट नून एक्सेट्रा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने प्रीपोजिशन के बारे में सीखा, प्रीपोजिशन की डेफिनेशन सीखी, प्रीपोजिशन के फॉर्म्स सीखे, प्रीपोजिशन के टाइप सीखे, और जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है प्रीपोजिशंस के अंदर, जो कि बहुत सारे लर्नर्स फेस करते हैं, जो है इन, ऑन और एट का, वो भी हमने क्लियर कर लिया। तो गाइज थैंक यू सो मच। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हैं, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज 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 वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी इस सीरीज के जरिए इंग्लिश सीख पाए।
अब मैं मिलूंगी आपसे डे 14 के अंदर, जिसमें मैं आपको कंजक्शन के बारे में बताऊंगी। वो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कंजक्शन बहुत ही ज्यादा इजी है, जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो उसकी बात हम करेंगे ऑब्वियसली डे 14 के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।